रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करते हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन ने कितना हेल्प किया? यूपीएससी में ये तो है सर कि प्रीलिम्स अगर आप पूरा साल तैयारी कर रहे हो ना, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका निकलेगा निकलेगा। रेगुलेटरी बॉडीज में ये सर्टेनिटी जरूर रहती है कि आपको पीआईबी पढ़ना है। कोई भी अगर सीरियस कैंडिडेट है, वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग, उसको ये सिलेबस पता है कि ये मैप होता है, पीआईबी हो गया, आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर बाहर से आ रहे हैं, बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो उसको आंसर कर पाते हैं। सारथी आईएएस के भी आप स्टूडेंट रहे हो और सीजी मेंटर्स भी आप स्टूडेंट रहे हो, तो जर्नी में क्या रोल रहा है दोनों प्लेटफॉर्म पे? जैसे सारथी आईएएस मेंस में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में, और उनका एक लाइव आंसर राइटिंग कोर्स होता था, उनमें हेल्प मिलती थी मुझे। ऐसी सीजी मेंटर्स भी इक्वली वो क्रिस्प नोट्स, जैसे कोई भी चैप्टर है, अगर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस चैप्टर को करने के लिए 40-50 पेज ले रहे हैं, सीजी मेंटर्स वो 10-20 पेज में क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स में दे रहे हैं। उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू पीडीएफ आती है उनकी, तो वो हेल्प करती है। और फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन रेगुलेटरी बॉडीज है, जो सपना मैम फॉर इंस्टेंस और मासूम मैम, तो इनसे मैंने बहुत पढ़ा है, तो मुझे पता है कि दे हैव अ डेप्थ ऑफ नॉलेज। एक मैसेज यूपीएससी पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिक है, और जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हैं, जिनका मेंस नहीं निकल रहा या इंटरव्यू तक जाके लगे। सर एक शायरी होती है, जिस मकसद पे जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं राहुल जिंदल, जिन्होंने आईएफएससी ग्रेड ए 2025 एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर। तो राहुल का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि राहुल ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मोहाली से। उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन की थी, 4 अटैम्प्ट दिए जिसमें से 2 मेंस लिखे। उसके बाद इन्होंने प्लान बी को ऑप्ट किया और प्लान बी में आरबीआई, पीएफआरडीए, आईएफएससी, ये एग्ज़ाम्स इन्होंने सेलेक्ट किए थे और फाइनली इनको आईएफएससी ग्रेड में सक्सेस मिली है। तो राहुल, थोड़ा सा यूपीएससी जर्नी के बारे में बताइए कि कब स्टार्ट की थी आपने और क्या फेजेस रहे आपके, और इस जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट फेज क्या रहा? सर तो मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की 2018 में। तब मैं नया नया घुसा था उसमें, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे सोर्सेज होते हैं, कौन से सोर्सेज होते हैं। तो बहुत पहले तो एक समुंदर है यूपीएससी, आपको सोर्सेज नहीं पता होते, आपको कोचिंग कहाँ से लेनी है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ऑप्शनल एक बहुत बड़ा हर्डल होता है वहाँ पे। कौन सा ऑप्शनल था आपका? पहले मैंने साइकोलॉजी लिया था, बट देन आई शिफ्ट टू सोशोलॉजी। तो बहुत सारे, वो जैसे मैंने बोला क्लैरिटी नहीं होती, तो मुझे लगा साइकोलॉजी वुड बी अ गुड ऑप्शनल फॉर मी, बट लेटर आई रियलाइज की सोशोलॉजी वुड बी अ बेटर वन। तो बहुत वो एक दो टाइम तो ऐसे आपको समझने में, एग्ज़ाम को समझने में ही लग जाते हैं। सिलेबस आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी कई बार क्या होता है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस कितनी की है उस, अगर रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, मॉक टेस्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो 2018 में मैंने अटैम्प्ट दिए, उसके बाद 19 में टोटल मैंने 4 अटैम्प्ट दिए और उसमें 2 मेंस लिखे। और उसके बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम देयर बट नॉट क्वाइट देयर, देन आई मूव टू रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। तो क्या ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था कि जिससे ट्रिगर किया कि नहीं, मुझे अदर एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि 2 मेंस लिखे आपने बैक टू बैक, तो मेंस लिखने के बाद तो बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है यूपीएससी में कि वो नहीं, मैं अगला अटेम्प्ट लिखता हूँ। इवन 6 के 6 अटेम्प्ट्स यूज करते हैं, मैंने देखा है कैंडिडेट, दे मतलब डोंट गिव अप कि नहीं करना ही है। और जिसने 2 मेंस लिख दिए तो उसका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पे होता है। तो क्या ऐसा ट्रिगर किया था कि नहीं, मतलब आपने 2 मेंस निकाले, 2 मेंस सॉरी लिखे और उनमें सक्सेस नहीं मिली, बट प्लान बी एकदम से शिफ्ट किया? तो सर जैसे कॉन्फिडेंस भी आता है नो डाउट, बट एक अनसर्टेनिटी वाला फेज भी आता है उसी के साथ। आपको ये नहीं पता रहता कि कौन सा एग्ज़ाम आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, कौन सा वीकनेस बन जाए। आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो इस मामले में कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। जब रिजल्ट्स आते हैं तो शायद उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप दूसरा मेंस लिखते हो, तो शायद दूसरा मेंस में आपका बिफोर द मेंस कॉन्फिडेंस हाई होता है कि आप मेंस लिख चुके हैं एक बारी, दोबारा लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्लियर कर लोगे या इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, कई बार फिर वही जो आपने लास्ट मेंस में आपकी स्ट्रेंथ थी वही वीकनेस बन जाती है। तो बहुत बहुत चीज़ें आपको अनसर्टेन रहती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के पूरे साइकिल एंड होने के बाद पता लगता है आपके मार्क्स कितने हैं।
तब तक प्रीलिम्स का नेक्स्ट आ जाता है। तो एक विशेष साइकिल में आप फंस जाते हो। तो उसको देखते हुए मैंने देखा कि अभी मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 6 एग्ज़ाम्स अभी एग्ज़ॉस्ट कर दूंगा तो उसके बाद शायद मेरे पास बाकी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मैं पहले दूसरे एग्ज़ाम्स को टारगेट करता हूँ एंड बाकी एग्ज़ाम्स भी ग्रुप ए सर्विसेज वाले ही हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़, ये लोगों को मिसकंसेप्शन रहती है कि सिर्फ यूपीएससी ही ग्रुप ए सर्विसेज कंडक्ट करवाता है। जैसे आईएफएससी भी अभी ग्रुप ए सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो आरबीआई भी, और ये सब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करते हैं। तो उसको देखते, और मेरा इकोनॉमिक्स में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। यूपीएससी में वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स आई हैड वाज इकोनॉमिक्स। तो उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना, और सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था ही, तो मुझे लगा कि ईएसआई मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट मुझे थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन था वहाँ पे कि फाइनेंस इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक्स। तो देन आई रियलाइज़ कि फाइनेंस के लिए आई हैव टू डिग डीप और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बट उसके अलावा मैंने रियलाइज़ किया कि अल्टीमेटली सब्जेक्ट्स ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड है, 4-5 महीनों में करने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना, कहीं ना कहीं सर्टेनिटी है यहाँ पे एग्ज़ाम में। तो उसको फिर मैंने अपने इसलिए ट्रांसफॉर्म किया जर्नी को। जब ये प्लान बी चुना तो एक खुद के मन में भी थॉट आता है कि नहीं मुझे तो यूपीएससी करना था, आईएएस बनना था, बट मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक सेकंड थॉट भी आता है वाइल प्रिपेयरिंग अदर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, फैमिली फ्रेंड्स ने भी कहा हुआ कि क्यों तुम छोड़ रहे हो, तुमने 2 अटेम्प्ट निकाले हैं तो यू शुड कंटिन्यू। 2 अटेम्प्ट मेंस लिखा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसा भी हुआ होगा, तो क्या एक्सपीरियंस था वो? तो सर जैसे मेरी फैमिली है, वो मेरी 2 सिस्टर्स डॉक्टर हैं, मेरे फादर एसबीआई से रिटायर्ड है, तो वो हमेशा पुश ही करते थे कि नहीं तुम यूपीएससी कर सकते हो ऐसे। तो एक पापा तो ऑलवेज बिलीवर है मेरे में, तो उनको पता था कि नहीं तू यूपीएससी आईएएस कर लेगा। बट कहीं ना कहीं दैट कॉन्फिडेंस वाज फेडिंग। तो फिर मैंने भी और फैमिली ने भी समझा इस बात को कि लो सेल्फ एस्टीम अगर हो गई तो उसका फिर थोड़ा सा सक्सेस का मैटर करता है सर उसमें। तो मैंने देखा कि अगर मेरे को एग्ज़ाम क्लियर कर, कोई भी क्लियर अच्छा एग्ज़ाम हो क्लियर कर ले, जैसे आरबीआई हो गया, आईएफएससी से भी, तो आपको एकदम से बूस्ट मिलता है सेल्फ एस्टीम में। आपको लगता है कि यू कैन अकम्प्लिश द वर्ल्ड नाउ। तो यूपीएससी में वो जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उसके बाद एकदम से आपको राइज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपके अटैम्प्ट्स बचे हैं तो यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू लेटर ऑल्सो। और आपकी बहुत सारे कैंडिडेट्स रहे हैं पास में भी जिन्होंने आरबीआई का मतलब आरबीआई में सेलेक्ट होकर उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, आईएफएससी से भी सब में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि वर्किंग कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लियर यूपीएससी। तो दोनों बैलेंस, अगर आपने एक बेसिक तैयारी कर ली किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आरबीआई हो, यूपीएससी हो, तो आपको आइडिया होता है, फिर आप 1-2 महीने की प्रिपरेशन में भी क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। तो उसी को देखते हैं फिर मैंने ट्रांसफॉर्म किया। ओके। तो इसमें एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, मिथ भी हैं, कुछ रूमर्स भी रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि यहाँ पे वैकेंसीज कम आती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में, तो लो वैकेंसीज में क्यों टारगेट किया जाए, यूपीएससी में ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। तो हाउ डिड यू मोटिवेट यूर सेल्फ कि कम वैकेंसीज हैं, जैसे आरबीआई में 100 के आसपास वैकेंसी आती है, नाबार्ड में 100 के आसपास, पीएफआरडी में भी 50-60 वैकेंसी, मतलब लेस देन 50 के करीब रहती है, सेबी में भी 80 to 100, और आईएफएससी में तो 20 के करीब ही वैकेंसीज थी। तो सर मैंने ये फील किया, यूपीएससी हैविंग गिवन बोथ एग्जाम्स, यूपीएससी एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, यूपीएससी का कंपटीशन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। उसमें लाइक क्रीम ऑफ द कंट्री सभी भरते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एग्जाम्पल बहुत ही हाई लेवल के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भरते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ में अभी एक तो अवेयरनेस नहीं है इतनी, जैसे हमें भी पता है कि यूपीएससी को तो हर बंदा जानता है, बट रेगुलेटरी बॉडीज़ को अभी इतना अवेयर नहीं है, तो उनको नहीं पता। जैसे मुझे भी काफ़ी साल बाद पता लगा रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम होता है। शायद मैं अगर पहले थोड़ा सा पता लग जाता तो मैं 2-3 साल पहले तैयारी स्टार्ट कर देता और इतनी लेट सक्सेस ना पाता, पहले ही क्लियर कर लेता। तो वो भी है। पर दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना चाहिए वैकेंसीज़ मैटर इतनी नहीं करती, आपकी अगर स्ट्रेंथ है उस चीज़ में। और जैसे किसी की आरबीआई में स्ट्रेंथ होती है, किसी की आईएफएससी से भी, मार्केट अगर आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको उसको तैयारी कर लो, तो यूपीएससी के कंपैरेटिवली बहुत कंपटीशन कम है। तो अगर कोई सक्सेस लेना चाहता है,
उसको इंस्टेंट सक्सेस ना भी मिले, पर 1-2 साल की अगर वो साइकिल में फंसा हुआ है, उसने एग्ज़ाम दे दिए सारे IBPS के, तो एक सिनर्जी भी है एग्ज़ाम्स में। अगर आप देखोगे नाबार्ड की क्वेश्चंस आरबीआई में पूछे जा रहे हैं, आरबीआई के क्वेश्चन सेबी में पूछे जा रहे हैं, सेबी के IFSC में पूछे जा रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ में जा भी रहा है और उसको पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम में इंटरेस्ट आता है, जैसे आरबीआई में आता है लोगों को, सेबी में आता है, तो फिर भी वो ट्राई करे कि सारे एग्ज़ाम्स दे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सिलेबस का, बट आप कवर कर सकते हो सारा। जिसने यूपीएससी की तैयारी की है, उसने भी अगर नहीं भी की, कोई फ्रेश ग्रेजुएट भी है, 22-23 साल की उम्र में है, तो उसको भी एकदम से यूपीएससी का अगर ओशन ऑफ द सिलेबस दिखा दें, तो वो डर जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। उसको करने के लिए पहले रेगुलेटरी बॉडीज़ में अगर जाएगा, उसको जो लिमिटेड सिलेबस है, उसको कवर करेगा। फिर धीरे-धीरे उसको एक बूस्ट मिलेगा, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंस में। उसके अलावा वो फिर बाद में वो ही कैन आउटस्ट्रेच द डोमेन इन सिलेबस। फिर यूपीएससी का बाद में भी ही कैन मैनेज। जो हमने भी ऑब्जर्व किया है यार, यू आल्सो हैव डन द सेम, कि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है इन जॉब्स में, जबकि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आपका सिलेबस फिक्स्ड होता है, करंट अफेयर भी आपको पता होता है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, और सिलेबस ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा है। अगर कोई हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है जिसने यूपीएससी में अच्छे से पढ़ाई की है, उसको काफ़ी मतलब कम मेहनत करके एज कम्पेयर टू द यूपीएससी यहाँ रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, एक यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं, तो यूपीएससी प्रिपरेशन ने कितना हेल्प किया आपका यहाँ पे? तो जैसे सर आपने पहले, मैं आपका थोड़ा सा जो आपने पॉइंट बताया उसको इलेबोरेट करना चाहूँगा। यूपीएससी में ये तो है सर कि प्रीलिम्स अगर आप पूरा साल तैयारी कर रहे हो ना, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका निकलेगा निकलेगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ में ये सर्टेनिटी ज़रूर रहती है कि आपको पीआईबी पढ़ना है, और अगर 3-4 महीने का भी आप पीआईबी पढ़ लो, आपने पूरा साल नहीं भी पढ़ा, आपने स्किप कर दिए, आपने मे बी जनवरी से तैयारी स्टार्ट किया और जून में पेपर है फॉर एग्जांपल, जैसे आरबीआई का इस साल शायद जून में एग्ज़ाम हो जाए, तो अगर कोई फरवरी में अभी देख रहा है वीडियो, तो वो देखेगा कि मेरे पास तो 4 महीने हैं, उसको लगेगा शायद कम है। पर कोई भी अगर सीरियस कैंडिडेट है, वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग, उसको ये सिलेबस पता है कि ये मैप होता है, पीआईबी हो गया, आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर बाहर से आ रहे हैं तो इतने बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो उसको आंसर कर पाते हैं। जैसे इस साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे फेज़ 1 में आरबीआई में, कि जैसे हम बोल सकते हैं कि यूपीएससी को जैसे हमने बोला कि एडवांटेज क्या होता है, तो हो सकता है उनको 1-2 नंबर का एडवांटेज मिल गया, पर वो फेज़ 1 में ही लिमिटेड होता है, और फेज़ 1 मेरिट तो बनाती नहीं है। अगर आप किसी के 70 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं तो एक ही बात है, उसके बाद तो फेज़ 2 में, और फेज़ 2 में यूपीएससी एडवांटेज थोड़ा बहुत ये दे देता है कि आप आंसर राइटिंग के उसमें आ जाते हो। पर अगर कोई बीए ग्रेजुएट भी है, उसने आंसर राइटिंग की है, और या मेडिकल साइंस से बैकग्राउंड से है, तो अगर आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है और आप इनकैप्सुलेट कर पाते हो, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट अच्छे से कर पाते हो, तो आप ये मत सोचो कि यूपीएससी ही निकाल पा रहे हैं। तो ये भी एक वो है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, देखो टाइपिंग वाला तो होता नहीं, उनका तो पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। तो जब टाइपिंग में शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ भी लैग करते हैं। तो आई वुड से कि अगर आप टाइपिंग में अच्छे हो, आप थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहे हो अच्छे से, तो ये एग्ज़ाम जो है रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम, ये अच्छे आपके लिए बने हैं। दूसरा, जैसे कि हमने भी ऑब्जर्व किया है, इसका सिलेबस भी काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना होता है, और वो एडिशनल भी आप कम टाइम में करके इन एग्ज़ाम्स में compete कर सकते हैं। दूसरा, एक जैसे कि इन एग्ज़ाम्स के बारे में बोला जाता है, स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी के बारे में, कि जो इसका क्वांट रीजनिंग है वो सी सेट से भी डिफ़िकल्ट है। तो यू हैव अपीयर्ड in CSAT as well, RBI grade B as well, और other regulatory bodies. तो what is your view on this? तो सर ये मुझे भी लगता था कि सी सैट से टफ होगा बैंकिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बैंकिंग एग्ज़ाम क्वांट रीजनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी सैट। ये दिस इज़ ऑब्वियसली एन ऑब्वियस फैक्ट, बट अल्टीमेटली उसका नज़रिया देखने का अलग हो जाता है। जैसे सी सैट में काफ़ी क्वेश्चंस आप प्योर आईक्यू पे निकाल पाते हो, पर अगर किसी को मतलब वो नहीं चमक रहा उस टाइम पे, तो वो क्वेश्चन छोड़ देगा। तो और इंग्लिश वहाँ पे बहुत मेजर रोल होता है, कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी एम्बिग्यूटी रहती है, आंसर्स 2 आंसर्स में कन्फ्यूजन रहती है। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनको भी आंसर की नहीं पता होती कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहे हैं उनको ही नहीं पता, तो स्टूडेंट्स को कैसे पता होगा? तो इस तरह का पेपर सेट होता है सी सेट में। और मैथ्स उनकी जो होती है
काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, जैसे वो अभी इन्होंने एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले में खेलना स्टार्ट कर दिया, सीसैट बहुत टफ बना दिया। तो कंपैरेटिव टू दैट जो आरबीआई में या बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो प्रैक्टिस से टैकल हो सकता है और आपको सेक्शनल ही निकाला है। जैसे क्वांट में डीआई होती है और 2-3 टॉपिक्स जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, और जैसे रीजनिंग में जैसे मेरा पज़ल बहुत वीक एरिया होता था, तो काफ़ी मैं ऑब्सेस्ड रहता था पज़ल्स को लेके, बट अल्टीमेटली आई हैड टू लीव दैट ऑब्सेशन असाइड। मुझे फ़ील हुआ कि आप पज़ल नहीं कर पा रहे हो, और क्यों, और पज़ल में क्या होता है कि सर आपने स्टार्ट कर दी पज़ल, अगर नहीं हो पाई तो फिर बोलते हैं लोग कि रीजनिंग मुश्किल आई थी। कई बार आप 5-10 मिनट वेस्ट कर देते हो, आपका सेक्शन नहीं निकलता, फिर बोलते हैं रीजनिंग मुश्किल आई थी। स्ट्रैटेजी इज़ द की देयर। तो जैसे आप नॉन पज़ल एरिया जैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग मैं बोलूँगा, क्रिटिकल रीजनिंग को भी कई लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए, कई लोग नहीं करनी चाहिए। आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। जैसे इसमें यूपीएससी का सीसैट का जो इंग्लिश वाला पेपर होता है, वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल रीजनिंग से मिलता है। वहाँ भी एम्बिग्यूटी रहती है, यहाँ भी एम्बिग्यूटी रहती है। बट अगर आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे है हाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, तो हो सकता है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग में भी हाई जाए। तो आप टैकल करिए, आप देखिए कि आपका नीश कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, वीकनेस। किसी की पज़ल ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो वो पज़ल भी कर सकता है, बट अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि मैंने जो फील किया कि पज़ल एंड में ही करने का ज़्यादा फ़ायदा है, बट ओवरऑल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो क्वांट रीजनिंग इन दिस एस्पेक्ट आपको प्रैक्टिस से निकाल सकते हो, सीसैट आप प्रैक्टिस से नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी रैंडमाइज्ड क्वेश्चन आने लग गए, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, तो वहाँ थोड़ा सा रहता है। पर यहाँ पे आप, अगर आप 4 महीने 6 महीने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, आपने एक बेसिक सिलेबस कवर कर लिया, और यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग। मैंने जैसे स्ट्रैटेजिकली बहुत टॉपिक्स छोड़े भी हैं, क्वांट में भी छोड़े हैं, रीजनिंग में भी छोड़े हैं, क्योंकि पता है कि आपको मिलने तो 20 मिनट ही हैं, आप करने 10 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करोगे ना जो सबसे ईजिएस्ट होंगे, और वो टॉपिक्स ही ईजी आपको डिफाइन करके देती है सिलेबस। तो वो करो और उससे स्टार्ट होगा तो आपको बूस्ट मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओके। अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं और एक रेगुलेटरी बॉडीज़ की प्रिपरेशन में, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कितनी मेहनत वहाँ करनी पड़ती थी और कितने आवर्स यहाँ पे स्पेंड करके यू बिकम आईएएस ग्रेड ए ऑफिसर? सर यूपीएससी में अगर सोचा जाए तो नंबर ऑफ आवर्स हम देखें ओवर द ईयर्स वो बहुत थे, मल्टीप्लाई करके 10-20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी रहती है वहाँ पे। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ में इतना टाइम नहीं आपको स्पेंड करना। आई फील कि नॉन वर्किंग कैंडिडेट, वैसे तो मैं नॉन वर्किंग कैंडिडेट ही था, पर अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट भी है तो उसको भी उतना ही एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना, आप 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। जैसे अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट हो 2 घंटे सुबह पढ़ ले, 2 घंटे शाम को पढ़ पढ़ ले, तो वो कर सकता है। और यूपीएससी शायद उस मामले में थोड़ा-सा, आपको अगर बेसिक्स आते हैं तो आप कर लोगे, नहीं तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो नहीं कर पाओगे। पर रेगुलेटरी बॉडीज़ में ये आपको एडवांटेज ज़रूर मिलता है कि अगर आप न्यू भी हो, तो भी आप वो कर सकते हो। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ में बहुत कम टाइम स्पेंड करना होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और जब आपका निकलने लगता है ना सर, आपका एक बारी प्री निकलता है, फिर मेंस निकलता है, आप इंटरव्यू कॉल, आपको पता लगता है कि आप में इंटरव्यू में भी कितनी वीकनेसेस है। जैसे यूपीएससी में मैं इंटरव्यू तक नहीं गया, तो शायद मुझे पता ही नहीं कि इंटरव्यू में भी अलग तरह की प्रिपरेशन चाहिए होती है, वो आपको एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में आओगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता लगेगा, फिर आप एक तरह से नए लोगों से मिलोगे, फिर आपको शायद कहीं ना कहीं तब पता लगता है कि कंपटीशन कहाँ पहुँच गया। आप जब एक क्लोज डोर में पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कंपटीशन बहुत है। जैसे मैं ORN ओल्ड राजेंद्र नगर में भी पढ़ा हूँ, तो आई रियलाइज़ कि वहाँ पे लोग बुक वर्म्स की तरह ऐसे बुक्स में, वो स्टोर के सामने बुक्स पढ़ते रहते हैं, पर उनको देख के लगता है कि बहुत कंपटीशन है, पर जो क्लियर कर रहे हैं वो शायद क्लोज डोर में कहीं और अपनी सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज़ में बहुत कम एफर्ट, पर इतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। ये मैंने गलती की हुई है कि जैसे यूपीएससी से मैंने जब शिफ्ट मारा तो मैंने 1-2 साल तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया था। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैंने तो यूपीएससी कर रखा है, मेरा हो ही जाएगा। तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, बट नॉट एज मच एज यूपीएससी। तो राहुल, बात करते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन में जब शिफ्ट किया तो इस जर्नी में कुछ मिस्टेक्स की होंगी आपने भी, तो व्हाट मिस्टेक्स यू मेड, और जो आप फ्यूचर एस्पायरेंट, जो यूपीएससी एस्पायरेंट है, रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हैं,
उनको रिकमेंड करना चाहोगे कि ये गलतियां ना करें? तो जैसे सर मैंने बताया कि एक तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, एग्ज़ाम की डिमांड शायद कम है बट आपको फोकस रखना है, और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन फिर भी आती है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीआईबी के साथ ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, आप पीआईबी पढ़ो, सर्कुलर्स पढ़ो, आप फोकस अप्रोच करो तो हो जाएगा। और दूसरी बात आई फील कि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट मत करो, आप एक एग्ज़ाम को रखो प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर कोई एग्ज़ाम उसके साथ क्लैश कर रहा है तो बेशक उसको मत, बाकी एग्ज़ाम को मत दो। पर फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई इस साल डिले हो गया था, इन्होंने बोला था कि जून में आएगा, तो उसके बाद अक्टूबर में आया, तो मैंने पीएफआरडीए भरा, पीएफआरडीए की जून में आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पीएफआरडीए से मुझे बूस्ट मिला, मेरी नॉलेज का जो हराइजन्स है खुले थोड़े से। मैंने और एक सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ा था, जैसे इकोनॉमिक्स को पीएफआरडीए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, आईएसएलएम का उस वगैरह उसमें आते हैं, तो वो चीज़ पढ़ी तो मेरा नॉलेज बढ़ी, और वही कहीं ना कहीं काम भी आती है आपकी, आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैंने हमेशा यूपीएससी में फील किया है, यूपीएससी की भी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं आपकी टेक ओवर होती है, बट वो क्वेश्चंस अब इस तरह के पूछने लग गए आईबीपीएस कि वो चाहते नहीं कि एक बंदा जो तैयारी कर रहा है वही हो, वो चाहते हैं कि अगर कोई बंदा आरबीआई का, जैसे इस साल 3 क्वेश्चन आए थे फेज़ 1 में, आरबीआई के फेज़ 1 में नबार्ड के रिगार्डिंग, या एग्रीकल्चर का क्या है उनका, तो बहुत शॉकिंग लगा बच्चों को कि ये तो नबार्ड का पेपर सेट हो गया, कई लोगों को यूपीएससी वाला पेपर लगा, तो अब वो ऑलराउंडर की तरह ही एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आपकी जो, आप डरो मत किसी एग्ज़ाम को लेके, आप तैयारी करते रहो। और ये चीज़ मैंने भी पहले 1-2 साल गलती यही की थी कि मैंने आरबीआई को सोल फोकस बनाया था उस टाइम पे। तो मैंने लास्ट 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम भरा, आईएफएससी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, वो मैंने इसलिए भर दिया था कि चलो उस टाइम पे आरबीआई की डेट थोड़ी सी डिले हो गई थी, मैंने भर दिया। तो 2024 में मैंने आईएफएससी नहीं भरा क्योंकि वो आरबीआई के साथ बिल्कुल क्लैश कर रहा था 1 महीने के अंदर। बट फिर जब आरबीआई नहीं निकला, फिर आपको और झटका लगता है, शायद उस साल अगर मैं आईएफएससी भर देता तो हो सकता है मेरा 1 साल बच भी जाता। तो यही बात होती है कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, आपका कौन सा एग्ज़ाम निकलने वाला है। आप अपने माइंड में रहते हो कि ये एग्ज़ाम निकलेगा मेरा, या मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ तो यही निकलेगा। अब हो सकता है कि आप एक रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर निकल दूसरा जाए, एंड एक बार ही निकल जाता है सर, तो आपको ये ऐसा नहीं फील होता कि दिस पोस्ट इज़ इन्फीरियर टू दैट वन। एक्चुअल में है सारे ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर्स ही हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको, फिर भी अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही पैशनेट हो तो यू कैन ऑलवेज ट्राई नेक्स्ट ईयर, पर आपकी जॉब एक तरह से सिक्योर हो जाती है। और यही मिस्टेक्स मैंने की। और क्वांट रीजनिंग में बोलूँगा कि उसको भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, प्रैक्टिस इज़ द की। मैंने बहुत उसमें क्वांट रीजनिंग में प्रैक्टिस की, जैसे रीजनिंग में मैंने बताया कि पजल्स के लिए मैं ऑब्सेस हो गया था, तो मैं पजल्स ही कहीं ना कहीं पजल्स की ट्राई करने के चक्कर में बाकी टॉपिक्स को नज़रअंदाज कर देता था। क्वांट में मैं डीआई को ऑब्सेस था कि डीआई कर लेता था। इस साल मैं डीआई में जैसे फेज़ 1 आया तो डीआई इन्होंने टफ कर दी इस बारी, और डीआई में जो लोग फंस गए इस बारी डीआई में, वो उनकी सेक्शनल नहीं निकली। तो मैं बोलूँगा कि आपको एक 4-5 टॉपिक्स जो हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनको तैयार करना है, और आप किसी माइंडसेट से मत जाओ एग्ज़ाम देने कि मैं यही करके आऊँगा या मैं वही करके आऊँगा। आप सारे क्वेश्चंस देखो, उसके अलावा आप पेपर सारे दो और तैयारी करते रहो, तो आके आपकी जब की नॉलेज है बढ़ती जाए। क्योंकि साल एग्ज़ाम कोई भी साइकिल है 2 महीने का होता है, पर वो उसके बाद फिर आप पूरा साल वेट करते हो उस साइकिल की। तो अगर आपका आईबीपीएस ने साइकिल इतनी तरह से अच्छी बनाया हुआ है कि कई बार आप जून से दिसंबर फरवरी तक एग्ज़ाम का एक अच्छा साइकिल बन जाता है। जैसे पीएफआरडीए जून में आया, उसके बाद आरबीआई आया, आईएफएससी आया, अब सेबी है फरवरी तक, जून से फरवरी अभी ये होगा, फिर जून जुलाई से फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक एग्ज़ाम को करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अपॉर्चुनिटी पर ईयर फोकस कर रहे हो, तो दैट वुड बी अ बैड स्ट्रैटेजी फॉर मी। राहुल, जब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स, तो उसी बीच में अगर आप सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी आती होगी। तो ऐसे कभी ये नहीं होता था कि मैंने मतलब कभी लग रहा होगा, अंदर से ख़राब भी लग रहा होगा कभी कि नहीं मुझे तो यूपीएससी करना था, मैं ये रेगुलेटरी वाली जर्नी में आ गया हूँ, और पहले साल में जैसे आपको सफलता नहीं मिली, यू डिड नॉट गेट सक्सेस इन द फर्स्ट ईयर, तो उसमें कभी ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे वापस से यूपीएससी की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, या इसी में टारगेट कर मतलब रेगुलेटरी बॉडी को ही टारगेट करने का मोटिवेशन कैसे कंटिन्यू रहा? सर जैसे मैंने बोला कि आपको, यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्ज़ाम फर्स्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द पोस्ट, यू हैव टू फील द पैशन फॉर इट। जैसे ये ग्रुप ए सर्विसेज ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सैलरी भी इसमें मेरे को लग रहा है कि आईएएस ऑफिसर सर से वन भी ऑफ द ज़्यादा हाई, मिल रही है, जी वन ऑफ सर, द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। जी सर, आपकी कैपिटल स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग होती है, यस सर, और जैसे सेबी और आईएफएससी में तो आपकी कुछ ही शहरों में ही पोस्टिंग है, मतलब अच्छे सिटीज़ में पोस्टिंग होती है।
तो ये एक बेनिफिट है। और सैलरी इम्पैक्ट्स तो हाईएस्ट है, किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी आई थिंक इतने नहीं मिलते हैं। यस सर। तो जैसे आईएएस की सैलरी में देख रहा था सर, उसकी बेसिक पे 56,000 कुछ 100 है, वही आरबीआई की 78,000 है। तो काफ़ी मतलब 1.3x उसकी वो है। आईएफएससी की भी 62 प्लस है कुछ। तो सैलरी भी अच्छी है, कैपिटल सिटी जैसे आपने बताया उनमें पोस्टिंग है, और बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब है, हैक्टिक जॉब नहीं है। वर्क लाइफ यूपीएससी बैलेंस है, वर्क यस। लाइफ बैलेंस अच्छा है। यूपीएससी में भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स रहे हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, वो बाद में उनका बहुत वर्क लाइफ बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है। तो आई थिंक कि वहाँ पे आप हमेशा जब एस्पिरेंट की जर्नी से सोचते हो ना, तो आप होता है कि आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, आप उसके बाद की शायद जर्नी नहीं देखते, आपके बाद की लाइफ नहीं देखते। आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है, रोज़ी पिक्चर, कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वीडियोस चलती हैं इसके रिगार्डिंग, रील्स बनती हैं कि एक डेप्यूटी कलेक्टर निकला ऊपर, वो एक्चुअल में सच्चाई नहीं है सर, कहीं ना कहीं। बट फिर भी अगर आपका थोड़ा सा वो है पैशन, तो आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि पहले जो एग्ज़ाम है उसको आपको, एक कोई एग्ज़ाम है, कोई भी जैसे एग्ज़ाम होता है रेगुलेटरी बॉडीज, तो आपको यू हैव टू फील द पैशन। वो बहुत अच्छी जॉब है, यू हैव टू रीड अबाउट इट। जैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का क्या काम होगा, आईएफएससी ग्रेड ए ऑफिसर का क्या काम होगा, क्या किस डोमेन में वो काम करेंगे, तो बहुत मैटर करती है। आई थिंक अगर वो आपका कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, तो आपको यू अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप तैयार करो उसकी। अगर हम बात करते हैं यही प्रिपरेशन की, कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अपना, जिनका ड्रीम रहेगा कि हमें यूपीएससी ही करना है, तो उनके लिए भी बता देता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में। आप पैरेलल में अगर आपको फ्यूचर में जाके प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है यूपीएससी की, तो वो भी कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो इनफ टाइम मिलता है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट भी पास्ट में हमने देखे हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडी में जॉब करते हुए जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है। तो राहुल, अगर आप जब 2017 में ग्रेजुएट हुए, तो अगर उसी टाइम आपको मालूम होता कि रेगुलेटरी बॉडी भी एक वेल सोशल स्टेटस वाली जॉब है, हाईली पेड जॉब है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, और एक तरफ यूपीएससी होता, तो आप कौन सी जॉब के लिए पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली सर रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए करता, क्योंकि उस टाइम में अवेयरनेस ही थी, जैसे मैंने बोला। वो तो जब यूपीएससी आप पढ़ते हो, फिर आपको पता लगता है कि जब आपका नहीं निकलता, जैसे मेंस हो रहा है बट वो आगे नहीं हो रहा, तो आप फिर देखने लग जाते हो और क्या करियर ऑप्शंस है मेरे लिए। तो बट अगर मुझे उस टाइम पे पता होता जैसे, तो मैं इसको स्टेपिंग लैडर की तरह ही लेता। अगर मेरा उस टाइम पे गोल होता भी एंड गोल यूपीएससी, तो ये तो है ही नहीं है कि सर ये कोई ऐसी छोटी मोटी जॉब है, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। और मैंने जैसे बताया कि जो न्यू कैंडिडेट होता है, जैसे यूपीएससी को उसको सिलेबस को इंट्रोड्यूस करे, वीज़ा वी आरबीआई और रेगुलेटरी बॉडीज़ के सिलेबस को इंट्रोड्यूस करे, तो ही और शी विल फील द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो आई थिंक कि अगर उसको ओवरवेलम नहीं होना स्टार्टिंग में, उसको एक स्टेपिंग लैडर की तरह अपना नॉलेज होराइजन्स बढ़ाने हैं, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज़ में ट्राई करे पहले। और उससे उसको ये भी होगा कि उसको लेवल अपना इनिशियली जो होता है ना, लेवल इंक्रीज़ होता है। क्योंकि यूपीएससी इजी जर्नी तो नहीं है सर, वो मैराथन है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है कहीं ना कहीं। तो आपको काफ़ी साल वहाँ पे एक सिस्टम में, इकोसिस्टम में रहना पड़ता है, और एक साइकिल जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में ही सक्सेस मिल जाएगी। पर रेगुलेटरी बॉडीज़ इज़ वन डोमेन जहाँ मिल सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट्स में भी निकाला है, सेकंड अटेम्प्ट में भी निकाला है। तो इफ़ समवन लाइक अभी न्यूली ग्रेजुएट हुआ है, 1-2 साल में अगर निकाले, उसको कॉन्फिडेंस विल बी स्काई रॉकेटिंग। 24-25 पे अगर वो ही गेट्स अ जॉब इन आरबीआई, तो उसके बाद ही हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ टाइम। वो उसके बाद वो धीरे-धीरे उसको, और इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं सर यूपीएससी में ना। अभी जैसे यू प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, इस साल प्रीलिम्स में मैंने देखा कि 20 से 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही थे। और मैंने जस्ट ऐसे देखा कि पेपर ऐसे आ जाते हैं, मैंने देखा कि मेरे से हो रहे सॉल्व, सो आई कुड सॉल्व एवरी वन ऑफ देम। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यूपीएससी शायद पेपर ईजी बनाने लग गया। फिर मैंने लोगों के रिव्यूज़ देखे, लोगों को पता लगा कि लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो फिर उनके काफ़ी क्वेश्चन उन्हें टफ लगी। जैसे इस बार उन्होंने आरबीआई के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि इनकम क्या होती है आरबीआई की। तो बहुत चीज़ें आप सीखते हो जो रेगुलेटरी बॉडी में, शायद वो यूपीएससी में बाद में काम आ जाएंगी आप।
तो मेरे हिसाब से तो आपके बहुत साल बचते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम मेंटेन रहती है, आप ऐसा नहीं फील करते कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ, अब नहीं रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको अगर यूपीएससी ना मिले तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन की तरह लोग लेते तो हैं कई बारी, पर फिर उनके लिए भी पैशनेट नहीं होते। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, वो पैशनेट नहीं होते। यू हैव टू बी पैशनेट। तो अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन समझ आए, आरबीआई तो एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइज, सेबी इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में पढ़े और जॉब प्रोफाइल पढ़े तो उनको पता लगेगा कि किस लेवल का काम हो रहा है, और फिर वो ऑब्वियसली यूपीएससी के लिए बाद में ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर ऑनेस्टली एक ओपिनियन लूँ मैं, हम्म, अगर कोई सपोज पैरेलल में टारगेट करना चाहता हम्म, है दोनों को, कि नहीं मैं तो यूपीएससी का भी मेरा पैशन है, उसको मैं नहीं छोड़ना चाहता, पैरेलल में ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो कैन इट बी मैनेज्ड? यू हैव अपीयर्ड इन बोथ, यूपीएससी भी प्रिपरेशन की है और साथ में रेगुलेटरी, कि दोनों एग्ज़ाम मैनेज किए जा सकते हैं? सर कोई किए मान लो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहा है। सर किए जा सकते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको एग्ज़ाम डेट्स का नहीं पता रहता। आप प्रीलिम्स शायद यूपीएससी का प्रीलिम्स रेगुलेटरी बॉडीज़ के साइकिल से पहले आ जाएगा, बट मेंस उसका अगस्त सितंबर में होता है जैसे। तो अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लिया तो उसके बाद वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ वो करेगा, क्लैश करेगा। फिर कहीं न कहीं आप बोलोगे कि यूपीएससी मेंस को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, फिर कैंडिडेट्स यूपीएससी मेंस को देंगे, वो कहीं न कहीं फ़ेज़ 1 ही निकलेगा, उधर से मेंस नहीं निकलेगा हो सकता है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं डिवाइड कर लिया अपनी एनर्जी को। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने नए एस्पिरेंट हो तो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में आओ, उसके बाद 1-2 साल समझो, फिर आप यूपीएससी में जा सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज़ में आपको सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हैं, गारंटीड नहीं है बट हाई हैं यूपीएससी से। और उसके बाद जब आपको लगे कि आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में कंफर्टेबल हो, आपका फ़ेज़ 1 निकल ही जाएगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्वांट रीज़निंग बहुत हाई होता है, अच्छा होता है। तो अगर उनको लगता है कि फ़ेज़ 1 निकल ही जाएगा और मेंस उनके साथ मैनेज हो सकता है, और साइकिल ऐसा बन गया, जैसे इस साल अगर सितंबर में मेंस हो रहा था और आरबीआई अक्टूबर में फ़ेज़ 1 ही हो रहा था उनका, और उसके बाद वो दे सकते हैं, उसके बाद फ़ेज़ 2 तो दिसंबर में हुआ उनका। तो दैट कैन बी मैनेज। पर आपको जब पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो आप तैयारी शायद बेशक दोनों कर लो, पर कहीं न कहीं सफ़र कर सकती हैं वो आप। ओके, सो राहुल, सारथी आईएएस के भी आप स्टूडेंट रहे हो यूपीएससी के लिए, और सीजी मेंटर्स भी आप स्टूडेंट रहे हो रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो दोनों का आपका जर्नी में क्या रोल रहा है दोनों प्लेटफॉर्म का? सर दोनों प्लेटफ़ॉर्म, दोनों चाहे अलग-अलग डोमेन में काम करते हैं, बट वेरी सिमिलर टू देयर अप्रोच। दोनों क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स देते हैं। जैसे सारथी आईएएस शिवेन सर की वजह से और वरुण सर की वजह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो मुझे पता लगा कि मेंस में कहीं न कहीं बहुत हेल्प करते हैं वो, और आंसर राइटिंग में, और उनका एक लाइव आंसर राइटिंग कोर्स होता था, उनमें हेल्प मिलती थी मुझे। तो मैंने फ़ील किया कि वो क्रिस्प नोट देते हैं। ऐसे ही सीजी मेंटर्स भी इक्वली वो क्रिस्प नोट्स देता है। जैसे मैंने बोला ना कि ओवरवेलमिंग हो जाता है। न्यू कैंडिडेट को हमेशा सबसे बड़ा उनकी कंप्लेन ये रहती है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। यूपीएससी का शायद अगर एक एडवांटेज ये भी देखें कि यूपीएससी का इतना सिलेबस वास्ट है कि अगर यूपीएससी से बंदा शिफ्ट करता है तो दे फील कि आरबीआई का सिलेबस कम है। बट अगर कोई बंदा आरबीआई में ट्राई कर रहा है पहले, तो उसको शायद वास्ट लग सकता है। उसको मैनेज करने के लिए, उसको मतलब कि एक कंफर्ट जोन देने के लिए सीजीबी मेंटर्स पिक्चर में आ जाता है। तो वो आपको एक, जैसे कोई भी चैप्टर है, अगर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको चैप्टर को करने के लिए 40-50 पेज ले रहे हैं, सीजीबी मेंटर्स वो 10-20 पेजों में क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स में दे देगा। उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू पीडीएफ आती हैं उनकी, तो वो हेल्प करती है। और फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम। तो जो सपना मैम फॉर इंस्टेंस, और देयर वाज मैम, वन मैम जो पीआईबी पढ़ाते हैं, मासूम है। मासूम मैम। तो मासूम मैम और सपना मैम, तो इनसे मैंने बहुत पढ़ा है, तो मुझे पता है कि दे हैव अ डेप्थ ऑफ नॉलेज। ऐसे नहीं कि सरफेस लेवल नॉलेज। कई लोगों को, फैकल्टी को सरफेस नॉलेज होती है, वो रिपीट करते रहते हैं जो प्रेजेंटेशन में लिखा है, पर अगर कोई बच्चे का डाउट होता है तो वो नहीं आंसर कर पाते। तो फैकल्टी मैंने देखा कि आपकी बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी डाउट्स पूछे हैं सपना मैम से, और बहुत ही हाई क्रेडेंशियल वाले मैम हैं। तो बेसिकली वो चीज़ दिखती है आपको, तो आपको ट्रस्ट भी आता है, और क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स मिलते हैं, को मॉक्स वगैरह में अच्छी हेल्प हो जाती है। तो और आपसे सर कांटेक्ट हो सकता है, आप वीकली सेशंस करते हो जैसे कई बारी ज़ूम पे, तो आप अगर कोई किसी को डाउट आ रहा है कि सर मेरी ये सही नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूँ, तो आपने तो इतने साल रेगुलेटरी बॉडीज़ के में आपने
कोचिंग में इंस्टीट्यूट में रहे हो, तो आपको पता रहता है कि क्या आ सकती है प्रॉब्लम्स और उसका क्या सोल्यूशन। तो दैट इज़ वेरी हेल्प। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ज्वाइन करने के बाद? यू विल कंटिन्यू योर UPSC जर्नी? नहीं सर, एज सच अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में कुछ पता कह नहीं सकते। बट IFSCA सर, मैं एक्चुअल में पैशनेट था। IFSCA, RBI और SEBI, ये 3 मुझे लगते हैं कि मेरे लिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाइज कि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, और आई वॉज रियली पैशनेट फॉर। मैंने पढ़ता भी जाता था कि क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होती थी। अभी मैं जैसे मैं सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो, पर शायद जब आप करने लगोगे, काम करने लगो, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये काम होता है। तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और IFSCA में ये भी एक अच्छा हुआ है कि अगर आपको कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होगा कि पहला बैच था जो IFSCA में रिक्रूट किया गया था, वो UPSC इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स को उन्होंने एलिजिबल रखा था, वही स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम कर दिया है, उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को मौका मिला है। यस सर, वो एक्चुअली मुझे रिसेंटली पता लगा कि मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ, तो पटियाला में मेरे घर के नियर बाय ही एक कैंडिडेट है जो 2022 में रिक्रूटमेंट है। उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए थे UPSC के 3 बार। वो वॉक इन इंटरव्यू था उस टाइम पे उनके लिए, तो ही गॉट सेलेक्टेड देयर। तो वो अभी वर्क कर रहे हैं मेरे से, आई थिंक 3-4 ईयर्स का उनका, वो अभी ग्रेड बी ऑफिसर बन गए होंगे IFSC में। तो वो तो है, और प्लस आपकी जो IFSC मैंने देखा कि फास्ट ग्रोथ होती है, और एक होते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आए हैं, और नई ऑर्गेनाइजेशन है, और एक लिमिटेड सफेयर में आपको काम करना है। जैसे अभी गिफ्ट सिटी में पोस्टेड है, और अभी रिसेंटली बजट में भी इन्होंने जो टैक्स हॉलीडे है उसको 10 ईयर्स को बढ़ा के 20 ईयर्स कर दिया। तो अभी और इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर उसके बाद सर ये नेक्स्ट 10-30 ईयर्स में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, मुझे ऐसा फील होता है। तो एक मैसेज जो देना चाहोगे अपनी लर्निंग्स फ्रॉम UPSC जर्नी टू रेगुलेटरी बॉडी, जो UPSC एस्पायरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, और जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे लिए हैं, जिनका मेंस नहीं निकल रहा या इंटरव्यू तक जाके ना रह गए हैं? तो सर एक शायरी होती है शाहिर लुधियानवी की, मैं अगर याद कर पाऊँ तो वो होती है कि जिस आई थिंक मकसद पे जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई मतलब UPSC की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो नहीं निकल रहा, उसको एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दो, फ़िलहाल के लिए पॉज़ ले लो, री इन्वेंट योरसेल्फ। और रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप एक ट्राई तो करके देखो। आप पैशन फाइंड योर पैशन, फाइंड योर नीश, कहाँ पे आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है। किसी के लिए वो SEBI हो सकती है, किसी के लिए IFSC हो सकती है, किसी के लिए RBI हो सकती है। तो आप देखो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा आपको फैसिनेट करती है, और फिर आप उसके लिए पढ़ो प्रायोरिटी बेसिस पे। बट आप बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी दो, अच्छे से पढ़ के दो, बायो कोर्सेज। आप कई बार के बच्चे करते हैं कि दे फील कि नहीं कोर्सेज नहीं लेना, और वो इतने कोर्सेज, जैसे UPSC में सर मैंने काफ़ी मनी इन्वेस्टेड किया है मेरे फादर्स के, तो उनको मुझे लगता है कि रिलेटिवली उसमें इतनी आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी मॉनेटरी टर्म्स में। तो दैट इज़ ऑल्सो प्लस फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम। तो आप सारे एग्ज़ाम दो, और आप देखो कि आपको कौन सा सूट करता है। और जैसे मैंने बोला कि कई बार होता है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर निकलता दूसरा है, पर है सारे रेगुलेटरी बॉडीज ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट दूसरी पोस्ट से छोटी है। एंड देन आप ट्राई करते रहो, UPSC अगर हो जाए उसके बाद तो ट्राई हो जाएगा। नहीं तो आप कॉन्फिडेंस, यू डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन लाइफ। आपको लगता है कि आपने ये चीज़ अचीव किया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सो दैट इज़ द फाइनल मैसेज। So thank you, Rahul, for this wonderful session. Thank you. And definitely it will motivate many UPSC aspirants, that it will help them as well. So thank you, and I wish you good luck for your future journey. Thank you. Thank you.